दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज आप इस्लामी दुनिया के एक अजीम फ़िलासफ़र के बारे में जान सकेंगे। उस अजीम फ़िलासफ़र के बारे में जिनके ज़रिए दुनिया ने अरस्तू, अफलातून, सुकरात जैसे यूनानी फ़िलासफ़र और उनके फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट को जाना। उनका पूरा नाम अबू यूसुफ़ याकूब इब्न इसहाक़ अल-किंदी था। अल-किंदी पॉलीमैथ थे, यानी उनको एक साथ कई सब्जेक्ट पर महारत हासिल थी। उन्होंने साइंस, मैथ्स, न्यूमेरोलॉजी, मेडिकल साइंस और फ़िलासफ़ी पर काफ़ी काम किया है। फ़िलासफ़ी में तो उनका यह मकाम है कि अगर वह न होते तो शायद दुनिया में कभी फ़िलासफ़ी ही नहीं पहुंचती। उन्होंने ही अरस्तू, अफलातून यानी प्लूटो और सुकरात के काम को यूरोप तक पहुंचाया। हकीकत यह है कि अल-किंदी ने जो फ़िलासफ़ी पर काम किया था उसी के प्रोडक्ट अल-फ़ाराबी, इब्न सीना, इब्न बाज़ और इब्न रुश्द जैसे फ़िलासफ़र थे। फ़िलासफ़ी क्या है, अब इस बारे में हम जानेंगे। फ़िलासफ़ी असल में अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों और आसपास की चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश है। इंग्लिश में एक कहावत है, फ़िलासफ़ी इज़ मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। आम शब्दों में कहें तो साइंस की बुनियाद ही फ़िलासफ़ी है। इंसान पहले किसी चीज़ के बारे में सोचता है, उसके मन में सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करता है। जैसे इंसान ने देखा और सोचा कि सूरज पूरब से ही क्यों उगता है और पश्चिम में ही क्यों डूब जाता है। किसी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं, यानी जब रोशनी होती है तो हम किसी चीज़ को देखते हैं और अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों? इस तरह के सवाल इंसानों के दिमाग में आए और उनके जवाब की तलाश इंसान को साइंस तक ले गई। इंसान के मन में चीज़ों के बारे में जो राय बनती है, साइंस की मदद से इंसान उसे साबित करने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर साइंस और फ़िलासफ़ी के बीच एक अहम रिश्ता है। खैर, तो अब अल-किंदी पर आते हैं। अल-किंदी इराक़ के कूफ़ा शहर में 9वीं सदी में पैदा हुए थे। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इराक़ के ही बसरा नाम के शहर में गुज़रा और फिर बगदाद आ गए, जहाँ 873 ईस्वी के आसपास उनकी मौत हो गई। उस वक्त बगदाद इस्लामी दुनिया का एक अहम शहर होता था। बगदाद पॉलिटिकल और नॉलेज सेंटर था। खलीफा ने दारुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम कायम किया था, जहां इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, पॉलीमैथ वगैरह जमा होते थे। वहां आकर अल-किंदी को यूनानी लिटरेचर को पढ़ने का मौका मिला। फ़ारसी से अरबी में ट्रांसलेट हो चुके हिंदुस्तानी लिटरेचर को भी उन्होंने पढ़ा। इस तरह उन्होंने काफ़ी इल्म हासिल कर लिया, यानी उनका इल्म का दायरा काफ़ी बढ़ गया। उनका सबसे बड़ा काम यूनानी फ़िलासफ़ी से इस्लामी दुनिया को वाकिफ़ कराना था। उन्होंने यूनान के फ़िलासफ़र जैसे अरस्तू, प्लूटो, सुकरात वगैरह की थ्योरी को पढ़कर उसकी बिना पर अपनी थ्योरी कायम की, जो काफ़ी पसंद की गई। अल-किंदी ने जो काम किया था उसी का फ़ायदा अल-फ़ाराबी, इब्न सीना, इब्न बाज़ जैसे फ़िलासफ़र को मिला। अल-किंदी का काम अरब तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्हीं की बदौलत सुकरात, अरस्तू का फ़िलासफ़िकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यूरोप पहुंचा। या आम लफ्ज़ों में कहें तो अल-किंदी की मदद से ही यूरोप ने सुकरात, अरस्तू, प्लूटो को जाना। अल-किंदी सिर्फ़ एक महान फ़िलासफ़र ही नहीं थे, बल्कि साइंस, मैथ्स, मेडिकल साइंस की फ़ील्ड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। एक सोर्स के मुताबिक उन्होंने कम से कम 260 किताबें लिखीं। इसमें से बड़ी तादाद यानी 23 किताबें ज्योमेट्री, 22 किताबें मेडिसिन और फ़िलासफ़ी, 9 किताब लॉजिक,
और 12 किताबें फ़िज़िक्स पर थीं। उनके साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में किए गए काम का इस्तेमाल फ़ौज में होता था। उन्होंने शीशा या गिलास पर रिसर्च किया था। उसका इस्तेमाल खलीफा की फ़ौज में असलहे तैयार करने में किया जाता था। उन्होंने तलवार और लोहे की अलग अलग किस्मों पर भी काम किया था और बताया था कि उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यह भी बताया था कि उनसे बेहतरीन असलहा कैसे तैयार किया जा सकता है। उन्होंने समुद्र में पैदा होने वाले ज्वार भाटा, बादलों की गरज और चमक समेत कई दूसरी मौसमी घटनाओं पर भी रिसर्च किया। उन्होंने जानवरों और मक्खियों पर रिसर्च किया। उनकी परफ्यूम और दूरी नापने से जुड़ी रिसर्च भी काफ़ी पॉपुलर है। उन्होंने पॉलिटिक्स और एथिक्स पर भी काम किया और सुकरात के विचारों का कलेक्शन भी किया। इसके अलावा म्यूज़िक पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। ये देखा जाए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस्लाम में म्यूज़िक को हराम माना जाता है और एक बड़ा तबका इसके विरोध में था। उसके बावजूद अल-किंदी ने म्यूज़िक पर न सिर्फ काम किया, बल्कि उन्होंने करीब 15 सिद्धांत लिखे थे, जिनमें से सिर्फ 5 ही बच पाए। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि म्यूज़िक को थेरापी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इतनी अजीम हस्ती के साथ ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में बहुत बुरा सलूक हुआ। उनके प्रोग्रेसिव काम की वजह से कट्टरपंथी तबका उनका सख्त मुखालिफ हो गया था। लेकिन खलीफा मुतसिम के दौर में उन लोगों की एक नहीं चली। आपको बता दें कि खलीफा मुतसिम के दौर में अल-किंदी दरबार में रहते थे, यानी खलीफा के दरबार में रहते थे और उनको बड़ी अहमियत हासिल थी। उनकी यही अहमियत जो उनके विरोध की वजह, उनकी मुखालफत की वजह बन गई। यानी जो वहाँ का कट्टरपंथी तबका था, कट्टरपंथी धरा था, वो उनके प्रोग्रेसिव ख़यालात के ख़िलाफ़ था। साथ ही उनको जो इज़्ज़त व एहतराम मिल रहा था, यानी कि खलीफा मुतसिम के बेटे को वो पढ़ाते थे, एक अलग इज़्ज़त उनको मिलती थी, तो उसके ख़िलाफ़ था। वो लोग उनके पीछे लगे हुए थे कि किस तरह से मौका मिले जो बदला लिया जाए। उन कट्टरपंथियों को मौका मिला खलीफा मुतवक्किल के दौर में, यानी जब खलीफा मुतसिम के बाद मुतवक्किल खलीफा बना तो कट्टरपंथी तबके की चांदी हो गई। उन लोगों ने अल-किंदी के ख़िलाफ़ मुतवक्किल को भड़काया। मुतवक्किल उन लोगों की बात में आकर अल-किंदी को दरबार से निकाल दिया। कहा जाता है कि खलीफा मुतवक्किल ने उनकी लाइब्रेरी छीन ली थी और कोड़े मरवाए थे। खैर, उनकी मौत कब हुई यह ठीक मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा है कि सन 873 के आसपास उनकी मौत हुई। उनके पैर में इन्फेक्शन होने की वजह से मवाद भर गया, जो सही नहीं हो सका। धीरे धीरे अल-किंदी कमज़ोर होते गए और दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो में एक टाइम लिमिट का हमें ख्याल रखना पड़ता है, जिस कारण अल-किंदी की पूरी स्टोरी यहाँ पेश नहीं कर सके हैं। अगर आप उनके बारे में तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले।